Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. जुलाई 2, 2024 के दिन बरेली के एक गांव में पुलिस को एक औरत की लाश मिली। पहले तो पुलिस को यह सीधा साधा मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने बारीकी से देखा उस औरत की बॉडी पर, तब उन्हें लगा कि ये तो सेम 2023 में जैसे एक औरत की मौत हुई थी वैसे ही मारी गई हैं। ये मर्डर उन्हीं की तरह था जिनकी वजह से बरेली के ऑलमोस्ट 90 गाँव की औरतें घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचा करती थी। तो पुलिस के दिमाग में ये चीज़ थी कि क्या ये सीरियल किलर 7 महीने बाद दोबारा वापस लौट आया है। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड बरेलीज सारी किलर और बरेलीज मूस किलर। जून 5, 2023 के दिन बरेली के शाही पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि प्रतापपुर गांव के गन्ने के खेतों में 50 साल की औरत की लाश मिली है और जिनकी लाश मिली थी उनका नाम था कलावती। कलावती जी की मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। ना तो कलावती जी की किसी से दुश्मनी थी और ना ही रिसेंट के दिनों में उनकी किसी से लड़ाई हुई थी। तो पुलिस पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट थी उनके कातिल को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को कोई भी एविडेंस मिलता, दोबारा से 19 जून को उन्हें एक और लाश मिली। कुलचा गांव के सड़क के किनारे 50 साल की धनवती जी की लाश पड़ी हुई थी एंड दोबारा से गन्नों के खेतों के पास पे। धनवती जी का भी सेम कोई दुश्मन नहीं था और उनकी भी किसी से कभी अनबन नहीं हुई थी। तो इसी वजह से पुलिस को इन दोनों केसेस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा था। इन दोनों केसेस को एज अ इंडिविजुअल केसेस देखा जा रहा था और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही हो रही थी। पुलिस को इस केस के बारे में भी, धनवती जी के केस के बारे में भी कोई लीड तो नहीं मिली, लेकिन मंथ के एंड में उन्हें दोबारा से एक और बॉडी मिली। जून 30, 2023 को आनंदपुर गांव के खेत के पास 55 साल की प्रेमवती जी की लाश पुलिस को मिली थी। लेकिन इस बार लाश को मारने का तरीका थोड़ा सा ऑड था। प्रेमवती जी को उनकी ही साड़ी के पल्लू से गला घोट कर मारा गया था और फिर उनके पल्लू को उनके गले के अराउंड टाइटली बांधा गया था और फिर लेफ्ट साइड पे गांठ मार दी गई थी एज इफ मर्डरर वांटेड टू मेक श्योर कि ये औरत जिंदा ना बचे। एंड नाउ पिछले 1 महीने में बरेली का ये तीसरा मर्डर था। पुलिस पूरी कोशिश तो कर रही थी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उनके हाथ में कोई भी एविडेंस नहीं लग रहा था और देखते ही देखते एक के बाद एक खून होते जा रहे थे यहाँ। 4th बॉडी जुलाई 22 को खजुरिया गांव में मिली, जो कि थी कुसुम या फिर कुसुमा जी की। कुसुमा जी को भी उसी तरह मारा गया था जैसे प्रेमवती जी को मारा गया था। 5th बॉडी वीरावती जी की थी, जो कि ज्वालापुर गांव में मिली थी। अब ना ही सिर्फ गांव वाले डरे थे पर पुलिस वाले भी डरे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला खून कहाँ होगा और अगली बॉडी उन्हें कहाँ से मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये बॉडीज सारी की सारी एक जगह से नहीं मिली थी या फिर आसपास जगह से नहीं मिली थी, इसीलिए पुलिस का ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि खूनी आखिर है कौन। इनफैक्ट उन्हें शायद से तब तक ये भी नहीं पता होगा कि इन सारे खून के पीछे सिर्फ एक ही इंसान था और शायद से वो लोग ये चीज़ पता कर भी लेते अगर और खून होते। लेकिन 5th खून होने के बाद, 5th बॉडी मिलने के बाद 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ गांव में। तो लोगों को लगा कि अब सारे खून होना बंद हो गया है, ये आदमी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शायद से अब हम लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, शायद से अब हम लोग आराम से रह सकते हैं। एंड दोबारा से लेडीज़ अपने गाँवों में बिना किसी डर के बिल्कुल फ्रीली दोबारा से घूमने लगी। लेकिन फिर एट 31 अक्टूबर का दिन, जिसके बाद से गाँव में खून होना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, सभी लोग घर से बाहर जाने के लिए पहले 2 बार सोचते थे। अक्टूबर 31, 2023 को लखीमपुर गांव के गन्नों के खेतों में 65 साल की महमूदन की लाश मिली थी। महमूदन जी ने सलवार सूट पहना था उस दिन और किसी ने उनका गला घोटकर मौत करी थी उन्हीं के दुपट्टे से, और फिर सेम उनके दुपट्टे को भी उनके गले के साइड में गांठ मार के बांधा गया था। 20 नवंबर को खरसैनी गांव में दुलारो देवी की लाश उन्हीं के खेत में मिली थी और मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम था। 26 नवंबर 63 साल की उर्मिला जी की लाश जगदीशपुर गांव में मिली थी और सेम उनकी साड़ी का पल्लू उनके गले में बहुत टाइटली बांधा गया था। पुलिस इतने सारे खून देखकर, इतने सारे डेड बॉडीज देखकर परेशान थे। दे वर कंफ्यूज एंड दे वर स्कैर्ड आल्सो। उन्हें लग रहा था कि जो खूनी था वो उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही पुलिस एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार होती, वो लोग एक टीम बनाते, तब तक कहीं ना कहीं किसी गाँव में किसी और औरत का खून हो जाता था।
एंड आई एम श्योर कि तुम लोगों को भी अभी मर्डर करने में एक पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे कि सब विक्टिम्स 45 साल के ऊपर थे, सब लेडीज थे, सब विक्टिम्स की बॉडीज मोस्टली गांव के खेतों के पास ही मिली थी और ऑलमोस्ट सब विक्टिम्स को उनके ही दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मारा गया था। लेकिन जब बिगिनिंग में ये मर्डर हुए थे और जब पुलिस को इन सब के बारे में पता चला था तो वो लोग ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। और करते भी कैसे, ये सारे के सारे खून 3 अलग अलग एरिया में हुए थे, शाही, शीशगढ़ एंड फतेहगंज। इन एरियाज़ के 25 किलोमीटर के रेडियस में ये मर्डर्स हुए थे। हमें ये पैटर्न इतना इजीली दिख रहा है बिकॉज हमारे पास सारी इन्फो इकट्ठा है और हम सिर्फ इसी एक केस को देख रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है बिकॉज उनके पास इतने सारे केसेस आते हैं एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्लूज तुम्हारी आंखों के सामने होते हैं वो होते हुए भी तुम्हें नहीं दिखते। दीज आर एग्जैक्टली लाइक रेड फ्लैग्स। जैसे रेड फ्लैग्स तुम्हारी आंखों के सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है ना, एवरीथिंग इज जस्ट ग्रीन, इट्स एग्जैक्टली सेम। तो इस किलिंग स्प्री में हम लोग फिर भी पुलिस वालों को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने 3 आदमियों को अरेस्ट करा और वो लोग उन्हें पुलिस की कटघरे में लेके आए। और ये सब कुछ होने के बाद भी, जब इन तीनों के जेल में अंदर बंद होने के बाद भी बाहर खून हो रहे थे, तब पुलिस वालों को समझ आ गया था कि इन लोगों का इन खूनों से कोई भी रिश्ता नहीं है और ये तीनों तो पक्का क्रिमिनल हो ही नहीं सकते हैं। अभी बहुत ही जल्द पुलिस को इन सारे के सारे खून में एक कनेक्शन दिखने वाला था और वो तब हुआ जब इस खूनी ने अपने लास्ट विक्टिम का खून करा। 2 जुलाई 2024 को अनीता देवी अपने मायके से वापस अपने ससुराल आने वाली थी। एक दिन पहले ही उनका बेटा उन्हें उनके मायके छोड़ने गया था, लेकिन उन्हें खेत में कुछ काम आ गया था तो अनीता जी ने जल्दी घर आने की सोची। वो अपने मायके से तो निकल चुकी थी लेकिन अपने घर वो कभी भी नहीं पहुंची। लेकिन जब रात 8 बजे तक अनीता जी अपने घर नहीं पहुंची तो उनके पति और उनके बेटे ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और वो अपने घर के हर जगह, आसपास, हर एक एरिया में उन्हें ढूंढते रहे। उनके मन में बस यही चीज़ चल रही थी कि काश अनीता जी का सामना उस मर्डरर से ना हुआ हो। लेकिन उनका ये डर तब सच हुआ जब गाँव में ये बात फैलने लग गई कि गाँव के पास में जो गन्ने के खेत है वहाँ पे एक औरत की लाश मिली है। जब तक अनीता जी के घर वाले उनकी लाश देखने के लिए या फिर इस औरत की लाश देखने के लिए पहुंचे थे तब तक अनीता जी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया था। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने अनीता जी के हस्बैंड को उनके कुछ आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाए जिससे ये चीज़ पता चल गई थी कि मौत उनकी बीवी अनीता की ही हुई थी। नाउ पैटर्न ऑफ किलिंग हियर, साड़ी के पल्लू से गला घोंट दिया गया था। पर जब पुलिस ने अनीता जी की लाश देखी देन दे न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। और पुलिस को ये चीज़ पता चल गई थी कि जिस इंसान की उन्हें तलाश थी वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान 14 महीनों में 9 खून नहीं कर सकता है, वो भी सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करके। एंड दे न्यू दिस थिंग कि वो लोग एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं और अब इस सीरियल किलर को पकड़ना और उसे ढूंढना पुलिस की अटमोस्ट प्रायोरिटी बन चुका था, क्योंकि अगर वो उसे टाइम पे नहीं पकड़ते तो गाँव में कई और सारी औरतों की जान चली जाती। तो पुलिस ने ऑपरेशन तलाश लॉन्च किया जिसमें 22 पुलिस की टीम्स थी जिनका सोल पर्पस यही था कि कैसे भी करके इस किलर को ढूंढा जाए। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स बरेली से मुंबई आए स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए। उन्होंने क्रिमिनोलॉजिस्ट और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से भी बात की ताकि वो इस सीरियल किलर के साइकी को समझ पाए। एंड दे फाइनली केम अप विद अ प्लान। पुलिस वालों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स को अलग अलग गांव में भेजेंगे, जो भी इन गांव जहाँ भी मर्डर हुए थे उनके पास वाले गांव में भेजेंगे, ताकि वहाँ पे वो ऐसा प्रिटेंड करके रह सकें कि वो वहाँ पे बचपन से ही पैदा हुए हों, बचपन से ही बड़े हुए हों। सो विच मेंट कि वो बाकी नॉर्मल गांव की औरतों की तरह दिन में काम को जाती थी, मतलब खेत में जाती थी काम करने के लिए, और रात को जल्दी सो जाते थे वो लोग, और सुबह जल्दी उठ के ये लोग काम पे दोबारा चले जाते थे। ये तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ पुलिस वाले CCTV फुटेजेस भी चेक कर रहे थे इन एरिया के पास में। पुलिस ने टोटल में 1500 CCTV कैमरास की फुटेजेस चेक करी, 600 नए कैमरा इंस्टॉल किए, गांव वालों की हेल्प से पॉसिबल सस्पेक्ट के स्केचेस बनाए और जगह जगह उन स्केचेस के पोस्टर लगाए गए थे। कई लोगों से पूछताछ भी की इस टाइम पे पुलिस ने, और पुलिस पूरे जी जान से ऑपरेशन तलाश को सक्सेसफुल करने में जुट गई थी। लेकिन उन्हें अभी भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल हार ही मान ली थी, जब उन्हें लग रहा था कि अब ये केस कहीं भी नहीं जा रहा है, तब उन्हें अचानक से गाँव में एक सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया।
सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया कि जिसकी तलाश वो कर रहे हैं उसे उस गार्ड ने कुछ ही देर पहले अपने गांव में देखा था। जैसे ही पुलिस को एक टिप मिली, वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत उस लोकेशन में पहुंचे एंड दे फाइनली कॉट देयर गाय। लेकिन आखिरी आदमी था कौन और उसके रीजंस क्या थे ये सारे के सारे खून करने के पीछे? इस कातिल का नाम था कुलदीप कुमार गंगवर। इससे पहले कि हम लोग ये देखें कि कुलदीप ने ये खून करे कैसे, हमारा ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में कि आखिर कुलदीप है कौन, उसका बचपन कैसा था, वो कैसे बड़ा हुआ था, ताकि हमें ये चीज़ समझ आ सके कि उसके पीछे का दिमाग कैसे चला यहाँ पे। कुलदीप बरेली के बाकरगंज थाना के नवाबगंज गाँव में रहने वाला था। कुलदीप की 2 बहनें थी। उसके फादर बाबू राम ने पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनकी दूसरी बीवी को पहली बीवी कुछ खास पसंद नहीं थी, तो अक्सर उनकी दूसरी बीवी उनको बहुत ज़्यादा भड़काती थी, तो जिसकी वजह से वो अपनी पहली बीवी से नफरत करने लगे थे और वो अपनी पहली बीवी पे हाथ उठाते थे। और ये सब कुछ कुलदीप की आंखों के सामने में होता था जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तब से। यू सी, कुलदीप बचपन से ही मेंटली स्टेबल नहीं था। उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि वो सेंटेंसेस भी कंप्लीटली नहीं बोल पाता था। लेकिन उसे ये चीज़ क्लियरली समझ आती थी कि उसकी सौतेली माँ अच्छी औरत नहीं है और वो अपनी सौतेली माँ से, अपनी स्टेप मॉम से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। तो जैसे तैसे करके इस एनवायरनमेंट में भी कुलदीप बड़ा हुआ और 2014 में उसके पापा ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसकी शादी करा दी। लेकिन कुलदीप ने भी सेम अपने फादर जैसा पैटर्न दोबारा से रिपीट करा और वो अपनी बीवी को मारता था। पहले तो कुलदीप की बीवी शुरुआत में सब कुछ सहन कर लेती थी, लेकिन जब कुलदीप का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव हो गया था टू द पॉइंट कि कुलदीप अपनी बीवी का गला दबाता था, तब उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए कुलदीप की बीवी कुलदीप का घर छोड़ के 2018 में भाग गई थी वहाँ से। नाउ इस पॉइंट पे कुलदीप कुछ काम नहीं करता था और अपने बीवी के जाने के बाद से उसे औरतों से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। तो इस भड़ास को निकालने के लिए कुलदीप नशे करा करता था। तो दारू पी के नशे करके वो हमेशा गायब रहता था, उसका कोई ठिकाना भी नहीं था एक्चुअली इस पॉइंट पे। तो वो हमेशा क्या करता था कि कई बार तो वो सड़कों पे ही लेट जाता था, कई बार वो अपने बहनों के घर चले जाता था, कई बार वो अपने चाचा औरों के घर चले जाता था और वहाँ उनके घर में जाके, उनके गांव में जाके वहीं रहा करता था वो। और उसका अपनी बहनों के गांव जाना, अपने चाचा औरों के गांव जाना इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था कि वहाँ के लोकल लोग भी अब इसको कुलदीप को जाने लगे थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज कि कुलदीप अब हर एक गांव का चप्पा चप्पा जानता था अपने दिमाग में। कुलदीप जिन जिन गांव में जाता था वहां सबको ये चीज़ पता था कि कुलदीप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उस पर दया करके एज अ पिटी वो लोग उसे खाने के लिए देते थे। कभी कभी उसके कपड़े फटे हुए थे तो वो लोग अपने कपड़े उसे दे देते थे, लाइक विच एवर वन दे वर नॉट यूजिंग। एंड ऑल्सो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जब भी कुलदीप किसी भी गांव में जाता था तो उसके पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, उसके पास साइकिल भी नहीं थी, तो वो हमेशा इन गाँव के बीच में ट्रैवल पैदल करा करता था, जिसकी वजह से अगेन इट ओनली हेल्प्ड हिम ये गाँव के सारे डिटेल में, गाँव के सारे खेत के बारे में जानने में, गाँव का चप्पा चप्पा जानने के बारे में। और ऐसे ही एक दिन कुलदीप 2023 के जून के महीने में अपनी एक बहन के घर जा रहा था जब उसकी नज़र गांव के खेत में काम कर रही दानवती पर पड़ी। तो कुलदीप उनके पास गया और वो उनसे बातें करने लग गया। लेकिन बातें करते करते कुलदीप ने दानवती जी से सेक्सुअल फेवर्स मांगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑड चीज़ थी, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन कुलदीप से ये चीज़ सहन नहीं हुई और उसने उन पर हमला करा और उनका गला दबाकर मार दिया उन्हें। फिर उसने उन्हीं के साड़ी के पल्लू से उनका गले के अराउंड बांधा उस चीज़ को, जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली पक्का मर गई हैं। और ये सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ के भाग गया। और बाकी सब कुछ तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया कि कैसे उसने हर एक औरत को मारा था। तो यहाँ से ऐसे ही जब वो अपनी बहनों के, अपने चाचाओं के गांव में जाता था तो हमेशा नज़र रखता था कि कहीं किसी खेत में कोई औरत अकेली तो नहीं है। और जब भी उसे कोई औरत गन्ने के खेतों में अकेली दिखती थी तो वो उन्हें अप्रोच करता था और उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगा करता था। और अगर वो मना कर देते थे तो वो उन्हें मार देता था, विच वॉज इन एवरी सिंगल केस। अगर कभी कोई उसका पीछा कर रहा होता था या फिर उसे देख था तो उस दिन वो किसी का भी खून नहीं करता था, बस वो वहां से भाग जाता था। एंड ऑल्सो वो गन्ने के खेत ही स्पेसिफिकली इसीलिए ढूंढता था क्योंकि अगर आप गन्ने के खेत देखेंगे तो यू वुड नो कि गन्ने कितने लंबे होते हैं। अगर कोई गन्ने के खेत के बीच में हो तो बाहर खड़े इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ बीच में कोई है। एंड दिस वॉज परफेक्ट फॉर कुलदीप
वो ये सारे मर्डर्स खेतों में ही करा करता था, ताकि अगर कोई आसपास जा भी रहा हो तो उसे पता ना चले कि अंदर कुलदीप किसी का खून कर रहा है। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग हियर कि कुलदीप में सेक्सुअल डिज़ायर तो थे, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर तो थे, लेकिन जैसे ही उसके पास मौका मिलता वो कुछ कर नहीं पाता था इस चीज़ के बारे में। बेसिकली उसमें कुछ भी करने की सेक्सुअली हिम्मत नहीं होती थी। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग विद दीज विमेन, वो उनको मार के बस उनकी पर्सनल बिलोंगिंग ले जाता था एज अ ट्रॉफी। चाहे वो विक्टिम की बिंदी हो, लिपस्टिक हो, आधार कार्ड हो या उनके ब्लाउज का टुकड़ा हो, कुलदीप अपने साथ कुछ भी एज अ ट्रॉफी ले जाया करता था। और पुलिस को ये सारे एविडेंसेस कुलदीप के पास से मिले भी थे। एंड इवन कुलदीप ने 9 में से 6 मर्डर का कन्फेशन खुद ही किया था। अब ये सारी डिटेल्स सुनने के बाद भी तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो चीज़ें भी ले जा रहा है अपने साथ, लेकिन ही वॉज नेवर फाउंड आउट, राइट। पूरे 9 महीने, पूरे जितने भी महीने तक उसने ये सब कुछ करा था, ही वॉज नेवर फाउंड आउट। तो इसने तो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करी होगी, इसने बहुत ही ज़्यादा ढंग से सोचा होगा कि मैं ये वाला राउट लूँगा, यहाँ से जाऊँगा, वैसे जाऊँगा। वेल, दैट वाज नॉट द केस विद कुलदीप। कुलदीप इतना शातिर था ही नहीं, उसके पास बस सामान ही इतना कम था कि कुछ चीज़ वो पीछे छोड़ता ही नहीं था। दैट वाज हिज बिगेस्ट वीकनेस ऑल्सो कि वो गरीब था, एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑल्सो कि वो गरीब था, इसलिए उसके पास कुछ था ही नहीं। पहले वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो कि मेंटली स्टेबल नहीं था, एंड वो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मार सकता था। तो किसी को ये चीज़ सोचने में कि कुलदीप जो हमारे गांव से है वो 9 खून कर देगा, ये चीज़ सोचना किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस समय। वो निर्दोष क्यों लग रहा है आपको, वो जानना चाहिए। ये जब यहाँ पर मूसा के बच्चे को नहीं मार सकता तो वो हमारे औरतें कैसे मार सकती? ये औरतें यहाँ नहीं थी। वेल, कुलदीप के पेरेंट्स और गांव वालों के हिसाब से कुलदीप बरेली के इनफेमस सारी किलर हो ही नहीं सकता था। गांव वालों के हिसाब से जो इंसान छोटे बच्चों से भी डरता था वो 9 खून कैसे कर सकता है, वो भी बिना कोई सबूत पीछे छोड़े। जो इंसान चींटी को भी नहीं मार सकता वो भला सीरियल किलर कैसे बनेगा, वो वाली मेंटालिटी वहाँ पे। इनफैक्ट एक विक्टिम की फैमिली वाले ही ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कुलदीप ने ही उनका मर्डर करा होगा, उनकी फैमिली के विक्टिम का, लाइक उनकी फैमिली मेंबर का मर्डर करा होगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये काम किसी शातिर, बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान का है और कुलदीप ये चीज़ नहीं कर सकता था। मेरे साथ खुलासा हुआ है, पर साहब हम उस पर आपका संतुष्ट नहीं। उस जगह मारा है, उस जगह डाला, ये पागल का काम तो नहीं है। ऑल्सो पुलिस ने जो 3 स्केचेस रिलीज किए थे उनमें से तो एक स्केच पुलिस ने कुलदीप को पकड़ने के बाद बनवाया था, एंड दे शोड इट ऐसे जैसे कि वो स्केच पहले से बनाया गया हो, विच अगेन मेड पीपल बिलीव कि पुलिस कुलदीप को फंसाना चाह रही है। बट वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट कि कुलदीप ने खुद कन्फेस करा है कि उसने 9 में से 6 खून किए हैं और पुलिस को उसके पास से विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स भी मिली हैं। कुलदीप खुद पुलिस को उन 6 क्राइम सीन पर लेकर गया और क्राइम सीन्स रिक्रिएट करे उसने, एंड ऑल ऑफ दिस व्हाइल ही वाज जस्ट लाफिंग हिज एस ऑफ। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, कुलदीप से पूछा कि भला तुमने इन औरतों को क्यों मारा, तो उसने बेसिकली ये कहा कि ये सारी की सारी औरतें गंदी थी। क्या कह रही तुमसे? गलती तो तुमने मार देगा। कुलदीप को देखकर कोई भी ये चीज़ बिलीव नहीं करेगा कि ये आदमी, दिस मेंटली चैलेंज आदमी इज़ अ किलर। बट फिर सेम चीज़ वी कैन से अबाउट अमरजीत साडा, जेफरी डामर, उन्हें भी देख के कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता, या फिर किसी भी सीरियल किलर को देख के कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता है कि ये आदमी इतने सारे खून कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ एवरीवन, इवन इफ तुम्हारे आसपास कोई मासूम सा दिखने वाला आदमी भी है, मे बी कुछ कर दे, यू नेवर नो। बट विद दैट कुलदीप कुमार का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। नाउ बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैं वही बनाता हूँ। एंड ऑल्सो फॉलो ऑल ऑफ माई SNS if you want to. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loadings very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.